अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था। स्टीक्योमेट्री हमारा पहला चैप्टर था। हमने स्टीक्योमेट्री की डेफिनेशन पढ़ ली थी। केमिकल कंपाउंड के फार्मूलाए कैसे बनाए जाते हैं वो हमने सीख लिए थे। उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने 5 टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक है मोल। मोल है क्या चीज़, मोल से हमें क्या मालूमात मिलती है, ये हमने सीखनी है। मोल लातिनी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ह्यूज मास। अब ये ह्यूज मास क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ये हमने सीखना है। ये पूरा टॉपिक पढ़ लेने के बाद हमें ह्यूज मास के बारे में मालूमात मिल जाएगी। सिंबल्स का क्या है, MOL मोल, ये सिंबल है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे N से। आप सबको पता है जब आप मोलरिटी का फार्मूला लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप स्मॉल n लिख लेते हैं। तो n स्मॉल जो जहां पर भी यूज होगा इसका मतलब है कि मोल्स की बात हो रही है। डेफिनेशन पे जरा आ जाते हैं। डेफिनेशन कहते हैं द अमाउंट, मिकदार ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज की मिकदार ले लो, कितनी लो, दैट कंटेन, जिसमें मुश्तमिल हो, जिसमें मौजूद हो, एज मैनी पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। मैंने कार्बन का आइसोटोप लिया जिसका मास कितना है 12, मैंने उसके 12 ग्राम्स लिए। अब ये 12 ग्राम्स उसका कुछ अमाउंट है, उसकी कुछ मिकदार है। इस मिकदार में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जितने भी कार्बन 12 के एटम्स मौजूद होंगे, वो तादाद याद रखनी है। उतनी ही तादाद किसी भी सब्सटेंस की आप इकट्ठा कर लो तो ये उसी सब्सटेंस का 1 मोल बन जाएगा। अब ये पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आपने एटम्स लेने हैं इतने ही पार्टिकल्स, या आपने इतने ही ज़रात लेने हैं एटम्स की सूरत में, तो ये 1 मोल एटम्स बन जाएगा। अगर आपने इतने पार्टिकल्स, जितने 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर मौजूद है, उतने आप पार्टिकल्स आपने आयंस की सूरत में लेने हैं तो ये आपके पास 1 मोल आयंस बन जाएगा। उतने ही पार्टिकल्स आपने मॉलिक्यूल्स की सूरत में लेने हैं तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और इतने ही पार्टिकल्स आपने फार्मूला यूनिट्स की सूरत में लेना है तो ये 1 मोल फार्मूला यूनिट बन जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स उठा लो जितने 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर मौजूद हो। मतलब मैंने वो कार्बन एटम्स लिए जिनका मास 12 है और उसके मैंने कितने ग्राम ले लिए, 12 ग्राम ले लिए। अब इसके अंदर मैं कार्बन के एटम्स गिनना शुरू कर दूं तो जितने भी एटम्स आ जाए वो आगे हम क्लियर कर लेंगे। उतने ही पार्टिकल्स एटमों की सूरत में, आयंस की सूरत में, मॉलिक्यूल्स की सूरत में या फार्मूला यूनिट्स की सूरत में किसी भी सब्सटेंस के ले लो, ये उसी सब्सटेंस का 1 मोल बन जाएगा। मोल मैटर का एक ऐसा यूनिट है जो आपको 2 किस्म के इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। वो 2 इंफॉर्मेशन क्या है? अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ कार्बन, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की मैं बात करूं तो मुझे उसका मास भी पता चल रहा है कि 12 ग्राम्स, तो मुझे इसका वेट भी पता चलेगा और इसके साथ साथ मुझे उसके पार्टिकल्स भी पता चलेंगे। तो मुझे मैटर के बारे में उसकी तादाद भी पता चलेगी और उसका मास कितना होगा ये भी पता चलेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें मिल रहा है किस चीज से? मोल से। मोल एक ऐसा यूनिट है जो 2 किस्म की क्वांटिटीज को आपस में लिंक अप करता है। अब ये 2 क्वांटिटीज कौन सी है? एक है मैक्रो स्केल क्वांटिटीज, दूसरा है नैनो स्केल क्वांटिटीज। ये 2 किस्म की क्वांटिटीज है, इनको लिंक करने के लिए मोल मौजूद है। ये जरा सीख लेते हैं। क्या मैं कार्बन का एक एटम देख सकता हूं? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसके एटम्स मैं नहीं देख सकता। ये नैनो स्केल क्वांटिटीज हो गई। मैंने क्या कर लिया, मैंने रिएक्शन के अंदर कार्बन के एटम्स यूज करने हैं। अब कितनी तादाद में मैं लूं, मैं एटम्स देख ही नहीं सकता तो तादाद भी नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं क्या कर लूं, 1 मोल ले लूं, 1 मोल कार्बन एटम्स ले लूं। अब मैंने एटमों को एक एक करके नहीं गिना, लेकिन फिर भी 1 मोल कार्बन एटम्स का मतलब है मैंने 12 ग्राम ले लिए। इसके 12 ग्राम लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब ये चीज मैं देख सकता हूं 12 ग्राम कार्बन एटम्स, तो ये मैक्रो स्केल क्वांटिटीज है। सिंगल एटम मैं नहीं देख सकता था तो वो नैनो स्केल क्वांटिटी है। इन दोनों को लिंक कैसे करता है? 12 ग्राम कार्बन एटम्स जिनको मैं देख सकता हूं उसमें कितने एटम्स होंगे इसकी तादाद मुझे पता चल रही है।
तो ये किसने पता चला, ये मुझे किसने बताया, इसी मोल के वर्ड ने बताया, इसी मोल की डेफिनेशन ने बताया। तो मोल लार्ज क्वांटिटीज जिनको आप देख सकते हो उनको स्मॉल क्वांटिटीज या नैनो स्केल क्वांटिटीज के साथ लिंक अप करता है जो कि आप नहीं देख सकते, और उनकी तादाद के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। अब जरा आ जाते हैं कि मोल क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, किस सब्सटेंस के बारे में देगा। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वजन अगर आपने मालूम करना है, उसका मास मालूम करना है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट शर्त है। वो शर्त क्या है, वो ये है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो सब्सटेंस आखिर है क्या चीज जिसके आप मोल्स मालूम कर रहे हो या उसका मास मालूम कर रहे हो, वो है क्या चीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सब्सटेंस एटम है तो इंतहाई आसान है, उसका एटॉमिक मास ढूंढ लो। एटॉमिक मास हो, आयन हो तो आयनिक मास होगा, आयनिक कंपाउंड होगा तो फॉर्मूला मास होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास, आयंस का आयनिक मास और एटम्स का एटॉमिक मास, ये हमेशा एटॉमिक मास यूनिट AMU के यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, हम इनको लिखते हैं। एटम्स का मास, आयंस का मास, आयनिक कंपाउंड का मास, मॉलिक्यूल का मास, ये हम हमेशा किस में लिखते हैं, AMU में लिखते हैं। मास जितना भी आ जाए उसको AMU से सिर्फ और सिर्फ AMU काट कर ग्राम उसके आगे लिख लो, ये उसी सब्सटेंस के एक मोल का वजन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे पता चला ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का पीरियोडिक टेबल के अंदर मास आपको पता है कि वो 15.99 तकरीबन 16 है, तो एक एटम का मास हुआ 16 AMU। मैंने क्या कर दिया, 1 मोल ऑक्सीजन एटम ले लिए, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स ले लिए, तो मैं क्या करूंगा, उसका मास कितना आएगा, सिंपल 16 ही आएगा लेकिन ग्राम्स में। MU की जगह आप यूनिट चेंज करके ग्राम्स कर दो। मुझे कहा गया कि 1 मोल मास मालूम कर लो, 1 मॉलिक्यूल H2O, उसका मास कितना आएगा ऑफ H2O, तो मुझे पता चला कि 18 AMU। मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास यूनिट में मॉलिक्यूलर मास आएगा। अगर मैं 1 मोल H2O की बात कर लूं, 1 मोल ऑफ H2O, तो उसका मास कितना आएगा, इतना ही आएगा 18 लेकिन ग्राम्स में। तो हमें यही कहा है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वजन कितना होगा, डिपेंड्स कि वो सब्सटेंस है क्या। अगर वो एटम्स है तो उसके एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लो MU की जगह, आयन है तो आयनिक मास को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, आयनिक कंपाउंड है तो उसके फार्मूला मास को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो ये है, एटम्स के मास को आप एटॉमिक मास कहते हो, आयन के मास को आयनिक मास, आयनिक कंपाउंड के मास के लिए स्पेसिफिक नेम है फार्मूला मास। याद रखना, कभी भी आयनिक कंपाउंड के मास को मॉलिक्यूलर मास नहीं कह सकते, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को आप कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कह सकते। उसके फार्मूले को फार्मूला यूनिट कहेंगे, उसके मास को फार्मूला मास कहेंगे, ये स्पेसिफिक बात याद रखनी है। मॉलिक्यूल के फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो ये हमारे पास मोल था। अब मोल में ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूज मास क्यों कहते हैं, एक एटम जो कि मैं देख नहीं सकता, तो जाहिर बात है वो नैनो स्केल क्वांटिटी है, इंतहाई स्मॉल क्वांटिटी है। ह्यूज मास मैंने इस वजह से कहा क्योंकि उसकी निस्बत 12 ग्राम में इंतहाई ज्यादा तादाद में एटम्स आ जाएंगे, तो उसकी निस्बत ये बहुत ही ज्यादा मास हो जाएगा। इसी वजह से मोल अपनी जबान में ह्यूज मास को कहते हैं, वहां से हमने ये वर्ड लिया हुआ है, डिराइव किया हुआ। एवोगैड्रोस नंबर, ये मोल के साथ रिलेटेड है ये टॉपिक, तो मोल के साथ साथ हम एवोगैड्रोस नंबर भी पढ़ लेते हैं। एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल कैपिटल N, सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A लिख लेना है, ये एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल है। जहां पर भी आप कैपिटल N सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A देख लो तो वो एवोगैड्रोस नंबर की बात हो रही है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मोल से इस वजह से ताल्लुक रखता है क्योंकि यही नंबर वो तादाद हमें बताता है पार्टिकल्स की जो 1 मोल में मौजूद होती है। मतलब 1 मोल सब्सटेंस आपने कोई भी ले लिया, उसमें
कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम्स, आयंस, फार्मूला यूनिट्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर कहलाती है, उसे हम मालूम करते हैं। एटम्स अगर आपके पास होंगे, किसी कोई सब्सटेंस है उसको का हमने एक मोल ले लिया तो उसमें कितने एटम्स होंगे, वो आपके पास पार्टिकल्स, यहां पर एटम्स हैं। अगर कोई सब्सटेंस है वो आपके पास आयन है तो वो उसके अंदर पार्टिकल्स आयंस होंगे। कोई सब्सटेंस है वो आयोनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, लास्ट पार्ट में, मोल में, कि आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट कहलाता है और मास उसका फार्मूला मास कहलाता है। तो आयनिक कंपाउंड उसके पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स कहलाते हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ही कहलाएंगे। अब यूनिट क्या होगा एवोगैड्रो नंबर का, तो पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स आ रहा है पर मोल, एक मोल में, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, यही एवोगैड्रोस नंबर है। इसको एवोगैड्रोस नंबर क्यों कहा गया, ये इटालियन साइंटिस्ट अमीडियो एवोगैड्रो, ये एक केमिस्ट है, एक साइंटिस्ट था, फिजिस्ट था, इसको हॉनर देने के लिए इन्होंने नाम दिया एवोगैड्रोस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर। अब इस बंदे ने कहा क्या था, किस वजह से इसको ये हॉनर दिया गया, ये खिताब दिया गया, तो वो चेक करते हैं। 1811 में अमीडियो एवोगैड्रो जो इटालियन साइंटिस्ट था, उसने कहा कि अगर हमारे पास दो कंटेनर्स हो, कंटेनर 1, कंटेनर 2, इसका टेम्परेचर, जो नंबर 1 कंटेनर है उसका टेम्परेचर T1, जो नंबर 2 कंटेनर है उसका टेम्परेचर T2, तो अगर T1 और T2 सेम हो, प्रेशर ऑफ कंटेनर 1 प्रेशर ऑफ कंटेनर 2 ये इक्वल हो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 ये भी इक्वल हो, तो इसने कहा जब ये तीन क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल होंगी दोनों कंटेनर्स की, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी सेम होंगे। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात हमें बताई थी एवोगैड्रो ने, कि अगर दो कंटेनर्स हो जिनके टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, तो इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। इसके बाद फेराडे, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फेराडे कांस्टेंट, फेराडे ने एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो कैलकुलेट करके बताया था। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज 96485.3383 कूलम पर मोल आएगा। अब आप कहोगे कि सर एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज ऐसे इसने कैसे कैलकुलेट किया, इसने एक मोल इलेक्ट्रॉन कैसे लिए, तो सिंपल, आप चेक कर लो कि एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने एएमयू के मास के बराबर आते हैं। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन का मास एमयू में जितना भी आएगा उतना ही मास आप ग्राम्स में ले लो, तो ये एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास बन जाएगा। फिर उनके ऊपर चार्ज मालूम कर लो, तो फेराडे ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर या सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर ये पूरा डेरिवेशन है, वहां पे आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसने एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आएगा, फेराडे कांस्टेंट 96485.3383 कूलम, सी का मतलब कूलम पर मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतने कूलम चार्ज आ रहे हैं। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री में भी मौजूद है, फिजिक्स में भी ये टॉपिक है सेकंड ईयर में। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट किया था, वो आया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन। ई उसके ऊपर नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर। अब जो मिलिकन ने कैलकुलेट किया था वो 1.59 था, लेकिन जो लेटेस्ट इक्विपमेंट से कैलकुलेट हुआ है वो 1.602 है। तो मैंने मिलिकन का ओरिजिनल नहीं बल्कि लेटेस्ट इक्विपमेंट वाला लिख लिया। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर मोल पर इलेक्ट्रॉन, सॉरी। अब फ्रांसीसी एक फिजिसिस्ट था जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी पेरिन, 1909 में, यहां तक एवोगैड्रोस की हड्डियां भी खत्म हो गई थी। तो 1909 में इस बंदे ने एवोगैड्रोस नंबर कैलकुलेट किया। वो नंबर जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं वो जीन बैप्टिस्ट डी पेरिन ने कैलकुलेट किया। और कैसे कैलकुलेट किया, फेराडे के काम को और मिलिकन के काम को कंबाइन करके उसने क्या कैलकुलेट कर लिया, एवोगैड्रोस नंबर। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, मुझे पता चला एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज। अगर मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ कैंसिल कर लूंगा तो चार्जेस तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो रहे हैं, तो पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक मोल के अंदर कितनी तादाद आएगी वो बचेगी। फिर से सुन लो, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को
अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तकसीम कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बचेगा? चार्जेस तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल मेरे पास बचेंगे कि एक मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं। तो इस बंदे ने भी यही किया। एवोगैड्रो नंबर मालूम करने के लिए चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 96485.3383 इतना कूलम चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इतना चार्ज है। हमने क्या किया, 10⁻⁻19 नीचे माइनस में है, ऊपर आएगा तो +19 हो जाएगा। नीचे सिर्फ 1.602 रह चुका है। अब 96485.3383 इसको डिवाइड कर लो 1.602 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 60220.5 इंटू 10⁻19। अब पॉइंट यहां पर है, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन ये पॉइंट होना चाहिए 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो मैं पॉइंट जितनी दफा लेफ्ट की तरफ लाता जाऊंगा 10 के पावर उतना ही बढ़ते जाएंगे। तो ये मैं यहां से एक दफा, दूसरी दफा, 3, 4 दफा इस साइड पर ले आओ, तो 19 में 4 प्लस कर लो, 19 + 4 23 आ जाएगा। तो 6.02205 इंटू 10⁻23 ये वो नंबर है जिसको आप एवोगैड्रोस नंबर कहते हो। एक मोल किसी भी सब्सटेंस के ले लो, उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। हम इसे राउंड ऑफ करके 6.02 इंटू 10⁻23 लिख लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये एवोगैड्रो नंबर जीन बैप्टिस्ट डिपेरे ने कैलकुलेट किए थे इस तरह से। फिर इसने अमीडियो एवोगैड्रो को खिताब देने के लिए इस नंबर का नाम एवोगैड्रोस नंबर रख दिया। अब इसका नाम एवोगैड्रोस नंबर क्यों रखा? क्योंकि जीन बैप्टिस्ट डिपेरे ने कहा कि इन तमाम काम के बारे में मुझे सबसे पहले अंदाजा एवोगैड्रो ने दिया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे दो कंटेनर्स के अगर उनके वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो। तो इस वजह से इसने उस नंबर का नाम एवोगैड्रोस नंबर रख दिया। अब हम कुछ सब्सटेंसेस लेंगे, उनका नाम क्या है, उनके फार्मूला क्या है, उनके एक पार्टिकल का मास कितना आ रहा है, उनके एक मोल का मास कितना आएगा, और उनके एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, ये हम चेक करेंगे ताकि हमें मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली समझ आ जाए। अब मास ऑफ अ सब्सटेंस या नेम ऑफ अ सब्सटेंस सबसे पहले चेक करते हैं। ऑक्सीजन एटम, अगर मैं लूं ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम के अंदर फार्मूला उसका आप चेक करोगे, सिंगल ऑक्सीजन एटम है तो सिर्फ O आएगा। अब इसका मास कितना आएगा, सिंपल आप पीरियोडिक टेबल में चले जाओ, एटॉमिक नंबर होगा इसका 8, जो बड़ा करके लिखा होता है वो 8, वो एटॉमिक नंबर है, वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। मास स्मॉल छोटे हिस्सों में लिखा गया होगा, 15.99 लिखा होगा लगभग, हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 16 बना लेंगे। तो मास ऑफ पार्टिकल कितना है, वो है हमारे पास 16। पार्टिकल का मास कितना है 16। अब किस चीज में आएगा, पार्टिकल है तो मास आएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। अगर मैं इसके मास को एक मोल मास में कन्वर्ट करना चाहूं तो हमने कहा सिंपल AMU को कन्वर्ट कर देना है किस में, ग्राम्स में, तो ये 16 ग्राम्स बन जाएगा। चल, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, आप सबको पता है कि एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स है कौन से वाले, एटम्स है, तो यहां पर लिख लो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, तो इतने एटम्स होंगे। दूसरा हम चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है वो चेक करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे वो चेक करते हैं। इसका फार्मूला आया O2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे। अब हमें ये तो पता चल गया पीरियोडिक टेबल से कि एक एटम का मास 16 MU है। 2 एटमों का हम क्या मास लेंगे, जाहिर बात है एक का मास 16 तो दूसरे का भी 16, 16 + 16 32। तो मुझे मास पता चला वो कितना आया, वो है 32, क्योंकि पार्टिकल का मास है तो AMU 32 MU मास है। और ये पार्टिकल है क्या चीज, ये पार्टिकल है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है पार्टिकल यहां पे, तो इसका मास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। ऊपर वाला पार्टिकल क्या था, वो एटम था, तो इसका मास कहलाएगा एटॉमिक मास। अच्छा,
अब आगे चलते हैं। 32 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ, तो इसके एक मोल का मास क्या होगा? सिंपल, 32 लिखकर मास की चीज में कन्वर्ट कर देना है MU से ग्राम्स में, तो ये इसका मोलर मास बन चुका है। पार्टिकल्स कितने होंगे इसके अंदर? हमें पता चला कि एक मोल है तो 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स इस दफा क्या है? मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूल का होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं पानी का मॉलिक्यूल, H2O, वाटर मॉलिक्यूल, नाम इसका है वाटर मॉलिक्यूल। फार्मूला क्या होगा? H2O। मास क्या आएगा? हाइड्रोजन एक एटम का मास है 1, तो दो एटमों का मास हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मास तो हमें पता है 16, तो 16 प्लस 2 ये हो जाएगा 18, तो 18। और क्योंकि हम पार्टिकल का मास मालूम कर रहे हैं तो AMU एटॉमिक मास यूनिट में मालूम करेंगे। ये है क्या चीज? मॉलिक्यूल, तो इसका मास भी कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास हो चुका है। इसका मोलर मास क्या होगा? एक मोल का मास कितना होगा? हमने कहा सिंपल 18 लिख लो, कन्वर्ट कर दो किस चीज में? ग्राम में। किसी भी सब्सटेंस के मास को MU से ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ये उस सब्सटेंस का एक मोल का मास बन जाएगा। पार्टिकल्स कितने होंगे इसके अंदर? वही एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आते हैं। इस दफा फिर से पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल लिख लो यहां पे, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट मैंने लिया, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या आएगा? KNO3। ये हमारे पास आया KNO3। अब KNO3 का मास कितना आएगा वो जरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें पता चला कि इसके अंदर कितने टाइप ऑफ एलिमेंट है। पोटेशियम एक एलिमेंट, नाइट्रोजन दूसरा एलिमेंट, ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट। तो मैं जरा 3 ब्रैकेट पहले बना लूं, ब्रैकेट नंबर 1 प्लस ब्रैकेट नंबर 2 प्लस ब्रैकेट नंबर 3। पोटेशियम की तादाद 1 तो बाहर 1 लिख लो, नाइट्रोजन की तादाद 1 तो बाहर 1 लिख लो, ऑक्सीजन की तादाद 3 तो बाहर 3 लिख लो। पोटेशियम का मास पीरियोडिक टेबल में 39 बताया हुआ है, नाइट्रोजन का 14 बताया हुआ है, ऑक्सीजन का 16 बताया हुआ है। सबको प्लस कर लो, 39 1 जा 39, 14 1 जा 14, 16 3 जा, अब 16 3 जा 48 आएगा। 48 प्लस 14 प्लस 39, तो इन सबको प्लस करने के बाद एक आंसर आएगा, वो है 101 AMU। क्योंकि मैं इसके एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, एक सब यूनिट अगर मैं लूंगा उसका मास कितना आएगा तो वो AMU में आ जाएगा। अब पोटेशियम नाइट्रेट है क्या चीज? हमें पता चला ये है आयोनिक कंपाउंड। क्या है? यहां पर मैं लिख लेता हूं, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड के मास को हम क्या कहते थे? याद है कुछ? फार्मूला मास। फार्मूला यूनिट इसके यूनिट को कहते हैं और इसके मास को फार्मूला मास कहते हैं। तो ये फार्मूला मास हो चुका है। इसके एक मोल का क्या वजन आएगा? इसके एक मोल का वजन क्या है? तो सिंपल MU से ग्राम्स, MU से ग्राम्स, MU से ग्राम्स। तो यहां पर भी MU से कन्वर्ट कर दो ग्राम्स में, 101 ग्राम्स। ये इसके एक मोल का वजन आएगा। पार्टिकल्स कितने होंगे? एक मोल में तो इतने ही पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन पार्टिकल इस दफा कौन से है? आयनिक कंपाउंड्स के पार्टिकल्स को हम कहते थे फार्मूला यूनिट। तो ये फार्मूला यूनिट्स हैं इसके अंदर, फार्मूला यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, याद रखना बात आयन की हो रही है। फार्मूला क्या आएगा? फार्मूला हमने चेक किया तो CO3 2-, ये कार्बोनेट आयन हुआ। कार्बोनेट आयन का मास कितना आएगा? कार्बन 1 ऑक्सीजन 3। कार्बन का मास कितना? 12, ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, 48, 16 3 48 प्लस 12, तो 48 प्लस 12 आपके पास आंसर कितना आएगा? जाहिर बात है 60। तो हमने लिख लिया 60 AMU, ये इसका मास आ जाएगा 60 AMU। कौन सा मास है? आयन का मास है तो आयनिक मास कहलाएगा।
आयनिक मास, ये इसका आयनिक मास आया। आयनिक मास को मैंने कन्वर्ट कर देना है मोल के मास में, कि इसके एक मोल का मास कितना है, तो सिंपल mu किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम्स में। गुड, 60 ग्राम्स, ये हमारे पास मास आया। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, मतलब अगर मैं एक मोल कार्बोनेट आयन लूं तो उसमें कार्बोनेट आयन कितने होंगे, तो जाहिर बात है एक मोल में तो इतने ही पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन इस दफा पार्टिकल्स कौन से, नाम चेंज हो जाएगा, आयंस हो जाएंगे। तो सिंपल किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के पार्टिकल्स की बात करनी है तो जरूर याद रखना पार्टिकल्स है क्या चीज, क्या वो एटम है, मॉलिक्यूल्स है, फार्मूला यूनिट्स है या आयंस है। और उसके बुनियाद पर ही आपने लिखना है कि इसके अंदर इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने फार्मूला यूनिट्स, इतने आयंस। याद रखना, गलती नहीं करनी इसमें। आयनिक कंपाउंड के लिए मास फार्मूला मास और जो आपके पास यूनिट है वो फार्मूला यूनिट कहलाएगा। मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास, एटम्स के लिए तो एटम और एटॉमिक मास, आयंस के लिए आयनिक मास और आयन। ये वर्डिंग्स याद रखनी है यूज करते वक्त। थैंक यू।